उद्देश्य है। आपने देखा होगा, अतिथि देवो भव हमारे भारतीय समाज की एक परंपरा रही है। हम अक्सर उन्हीं के स्वागत में लगे रहते हैं, उन पर नजर नहीं जा पाती अपनों की तरफ, जो बरगद की तरह पूरे मुंबई में आच्छादित होते चले जा रहे हैं। उन पर हमारी नजर ही नहीं जा पाती। परम आदरणीय बाबूजी का कहना है कि जो सामाजिक साहित्यिक क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे हैं, वह बाहर के हों या अपने, उनका सम्मान आवश्यक है। और यह बात बाबूजी अभी नहीं, विगत कई वर्षों से कहते चले आ रहे हैं। हम सभी के बीच बैठे हुए आदरणीय भाई साहब शुक्ल जी का कद मुंबई के साहित्यिक क्षेत्रों एवं विभिन्न कॉलेजों में इतना ऊंचा हो गया है कि यह हमारे लिए, भाईंदर के लिए और हमारी संस्था के लिए बड़े गौरव की बात है। मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भाई साहब के गांव का हूं या इनकी मुझ पर कृपा दृष्टि रहती है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग इस बात के साक्षी हैं, जो आपको बेहतर रूप से जानते हैं। जहां मुंबई की महानगरी में लोग अर्थ के पीछे भागते रहते हैं, वहां आप नियमित रूप से निस्वार्थ भाव से साहित्यिक सेवा करते आ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान आपने न जाने कितने वेबिनार किए, न जाने कितनी संस्थाओं ने आपको एकल काव्य पाठ एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष के लिए आमंत्रित किया। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहा हूं कि आप YouTube पे अपनी बातों को लगातार रखते चले जा रहे हैं। शायद ही मुंबई के कोई प्रोफेसर कॉलेज के अपनी बातों को इस समय रख पा रहे हैं। वर्तमान में मुंबई के ख्यात गजलकारों एवं कवियों में आपकी गिनती होती है। एक संचालक के रूप में आपका कोई जोड़ नहीं है। हाँ, इस बात के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय भाई साहब इस बात का श्रेय लगातार बाबूजी को और इस संस्था को देते आए हैं कि इसकी वजह से आपका एक कुशल संचालक के रूप में और वक्ता के रूप में जाना जाता हूं। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी का जन्म 5 मार्च 1967 को जौनपुर जिले के केराका तहसील के बेहना नामक गांव में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के सरकारी विद्यालय में, तदुपरांत रत्नपुर में आपने जनता इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए आप काशी विश्वविद्यालय जाते हैं, जहां से आप स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं, जहां से आप हिंदी का गहन अध्ययन करते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, आदरणीय भाई साहब को जिस परिवार से संबंधित हैं, मैं बखूबी जानता हूं, भले उम्र में छोटा हूं। भाई साहब को नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी अपनी चाहत को लेते हुए मुंबई आते हैं और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में 2 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। उसके पश्चात 2 फरवरी 1998 को महर्षि दयानंद कॉलेज परेल में आप स्थायी रूप से व्याख्याता के रूप में चुने जाते हैं। बाबूजी, एक छोटा सा प्रश्न कहना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, मुझे जो मैंने सुना है, आप स्वतंत्र हैं। वहाँ आपका जो प्रारंभिक दौर था बड़े संघर्षों से भरा था, बाबूजी इस बात के साक्षी हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं थे जो कदम बढ़ाकर पीछे हटते हैं। वह जोश, वह जज्बा आप गांव से लेकर चले थे, जिसका परिणाम था आप वहां पे अंगद की तरह अपने पांव जमाए हुए थे और जिसका सुखद परिणाम आज हम सबके सामने है। लगभग 12 वर्षों तक अध्यापन के दौरान आपको वहां हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आप आज शोध निर्देशक के रूप में भी हैं, जहां आपके अधीन 6 विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं। कॉलेज में रहते हुए आपको प्रोफेसर का पद प्राप्त हुआ। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि यह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया जाता रहा है जब से कॉलेजों में शुरुआत हुई, और आप उनमें से एक हैं। आपके कार्य और उपलब्धियों को देखकर महाविद्यालय ने आपको उप प्राचार्य के पद से भी नियुक्त किया है। यह हम सभी उत्तर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। मुंबई की कई साहित्यिक संस्थाओं में पिछले कई वर्षों से आप लगातार शिरकत करते चले आ रहे हैं। हिंदी प्रचार एवं शोध संस्थान जो आज आपको सम्मानित कर रही है, यहाँ आप लगभग 21 वर्षों से महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। साहित्य सेवा संस्थान मुंबई में आप उपाध्यक्ष हैं। सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के भी आप उपाध्यक्ष हैं। अगर मैं आपकी रचना धर्मिता की बात करूं, तो अब तक आपकी कुल 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। हिंदी व्याकरण,
गौरैया की फुदकन जो काव्य संग्रह है, आदमी की बात गजल संग्रह है, जैनेन्द्र का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जो समीक्षा ग्रंथ है, बंजारे आपका गीत संग्रह है, माटी की आवाज गजल संग्रह है एवं सुधाकर मिश्र का अभिनंदन ग्रंथ तथा व्यंग विधा भी आपने संपादित किया है। इतना ही नहीं, लगभग आपके 27 शोध लेख संपादित पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। 43 पुस्तकों की आपने समीक्षा की है तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके 66 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में लगभग आपके 350 गजल मुक्त दोहे प्रकाशित हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद एपीआई कहते हैं भाई साहब, एपीआई अगर देखा जाए भाई साहब का, तो इस समय मुंबई के कॉलेजों में काफी ऊंचाई पर है। आप विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में 150 से ज्यादा शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी को साहित्यिक शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों के लिए 26 संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें विशिष्ट हिंदी शिक्षक सम्मान, विद्या वार्ता उत्कृष्ट समीक्षा सम्मान, संयोग साहित्य समीक्षा सम्मान, पंडित वंश नारायण मिश्र आदर्श शिक्षक पुरस्कार सम्मान, समाज गौरव सम्मान, विश्व कविता पाठ कर्मठ योद्धा सम्मान, काव्य पाठक सम्मान 2021, बेस्ट टीचर अवार्ड 2021, अवगत नेशनल अवार्ड 2021, डायमंड स्टार अवार्ड 2021। मैं देख रहा था तो मुझे लगा 2021 में भाई साहब ने जाने कितनी उपलब्धियां अर्जित की हैं। साहित्य श्री सम्मान, शिरोमणि सम्मान, राष्ट्र कवि गौरव सम्मान, मानसरोवर साहित्यिक अकादमी सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, कवि श्रेष्ठ विभूषण सम्मान, साहित्य शिखर सम्मान और कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का विधा पुरस्कार, संत नामदेव पुरस्कार 22-23 से भी आपको नवाजा गया। ऐसे न जाने कितने पुरस्कार भाई साहब को मिलते रहते हैं। कल की ही बात है, कल आपको पंडित महादेव हंस संस्था, इसके माध्यम से आदरणीय शुक्ल जी को मैं पिछले 3 वर्षों से जानता हूं, लेकिन साहित्य के माध्यम से मैं इन्हें पिछले 15 वर्षों से जानता हूं। शुक्ल जी का स्वभाव, इनके विचार, इनके सिद्धांत, इनके जीवन जीने की कला और इनके आपसी सहयोग की परस्परता, ये अभूतपूर्व है। एक इंसान में जिस इंसानियत की बात आप सब लोगों ने किया, छाबरिया जी से लेकर के और अभी अंत तक जिन कवियों ने अपनी रचनाएं पढ़ी, आदरणीय त्रिपाठी जी ने, आदरणीय रोशनी किरण जी ने, मृदुला महत जी ने, उपाध्याय जी ने, मिश्र जी ने, पांडे जी ने, दुबे जी ने, सभी लोगों ने, श्री राम शर्मा जी ने और संचालक महोदय स्वयं बीच बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं। ये सब इंसानियत की प्रक्रिया में एक एक सोपान है, एक एक पायदान है, और यह साहित्यिक समायोजन भी इसीलिए होता है। हम एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के विचारों से अवगत हों। मैं जहां तक आदरणीय शुक्ल जी को जानता हूं, सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच, जिसके आप उपाध्यक्ष और प्रवक्ता थे, मैं उसका सचिव था, और भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य जी उसके अध्यक्ष थे। इस संस्था के माध्यम से एक जो साहित्यिक गतिविधि होती है, हर महीने गूगल मीट पे एक आयोजन, एक आध्यात्मिक बात को लेकर के उसका प्रयोजन करना और उसमें आयोजित करना इस मंच के द्वारा,
और कभी कभी गूगल मीट पे, कभी कभी फिजिकल, दोनों तरह जब जैसा समय मिला। कोरोना काल ने निश्चित रूप से इस विधा को ज्यादा प्रश्रय दिया, गूगल मीट को, और हम सभी साहित्यकार एक दूसरे से जुड़े रहे। शुक्ल जी को मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे बड़े अभिन्न हैं, बड़े ही परम प्रिय हैं, और संभवतः इन्होंने अगर कुछ मुझे कहा होगा तो मैंने सहर्ष उस बात को बिना सोचे अपनी हामी भरी होगी, और ऐसा ही शुक्ल जी ने भी किया है। कभी कभी बहुत सारे मंचों पर मैं बिना इनसे पूछे ही मैं इनका नाम दे देता, और बाद में कहता था, यार शुक्ल जी मैंने आपका नाम दे दिया, तो बोले कोई बात नहीं, आपने दे दिया है ना, बस क्या। अब वो समय को निकालना, उस बात को ले आना, और सम्मानों की दृष्टि से शुक्ल जी एक गंभीर, संतुलित, सुखानुवादी, मर्यादित व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व के लिए मैं 4 लाइनें खाली कहता हूं। हर बहारों में बस्ती तुम्हारी रहे, हर नजारों में हस्ती तुम्हारी रहे, डूबने कोई पाए न मझधार में, हर किनारों पे कश्ती। क्या और एक बात मैं कहता हूं कि शुक्ल जी का जो व्यक्तित्व है ये सामान्य नहीं है, असामान्य है। जब मिलते हैं तो हृदय खोल कर मिलते हैं, और जब नहीं मिलते हैं तो नहीं मिलते हैं। बहुत वाह, बहुत नहीं मिलते हैं तो नहीं मिलते हैं। और मैं अपनी रचना जब पढ़ूं, और आज जो आपको सम्मान हिंदी विकास शोध संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया, ये वही है। पिछले हमारे जो क्रम है जिनमें आपने साहित्यिक उपलब्धियां हासिल की है, आज इतने वर्षों से आप एक संस्था के सचिव हैं, और ये संस्था इतने लंबे समय से चल रही है, 235वां ये आयोजन है, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। इतने में कितनी संस्थाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं, उनका स्वरूप हमारे दिमाग या मस्तिष्क में रखना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आगे बढ़ने के पहले मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ आदरणीय शुक्ल जी को कि आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, ऐसे ही मुकाम हासिल करते रहें। मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जो भी उपलब्धियां हैं मेरे, वो हिंदी प्रचार और शोध संस्थान की थे। ये कह लीजिए जड़ यहाँ है, लगा यहाँ है, पूरा वृक्ष है। जो कुछ भी हमारी उपलब्धि है, एमडी कॉलेज में आने के बाद अध्यक्ष हुए, प्रोफेसर हुए, उपाचार्य हुए, साहित्यिक हमारी गतिविधियां रही। कई संस्थाओं ने अपनी संस्थाओं में जो पद दिए, कई संस्थाओं ने जो सदस्य बनाए, जो कुछ भी रहा उसके पीछे हिंदी प्रचार और शोध संस्था ही रहा है। और मित्रों, सम्मान मिलते हैं, सरकारी हो गैर सरकारी हो, वो जब भी मिलता है तो एक बड़ी जिम्मेदारी कंधे पर छोड़ जाता है। वो केवल पुष्प नहीं होते, रंग है, गंध है, खुशबू है, कोमलता है, जीवन है। तो वो ये बता ले जाते कि नहीं, ये पुष्प यही अंतिम न हो, बल्कि बार बार ये मिलते रहे। और इसको सिखाया किसने? हिंदी प्रचार और शोध संस्थान। तो केवल एक मुक्तक से अपनी बात कह के समाप्त करूंगा, क्योंकि यहाँ सोसाइटी की मीटिंग है और वो समय हम पार कर रहे हैं। पंच की सुंदर मिलन यह देह है, पंच की सुंदर मिलन यह देह है, जीव का सुचि आवरण यह देह है, और सारी सृष्टि तो जड़ है मगर चैतन्य का वातावरण। ये मेरा जीवन दर्शन है, ये हिंदी प्रचार और शोध संस्थान का जीवन दर्शन। संस्था विशेष उपलब्धियों पर अपने लोगों को, और ऐसा कोई भी साहित्यिक व्यक्ति आए तो उसको हम साल श्रीफल पुष्पगुच्छ देते और अपने मंच पर बुलाते हैं। तो मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूँ, मिश्र जी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ। अगली गोष्ठी में मिलेंगे, फिर गजल गीत सुनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों को खुश कर देना। जो प्राध्यापक कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, अगर वह अपने विद्यार्थियों को खुश नहीं करता तो मेरे विचार से वो अच्छा प्राध्यापक नहीं है। मेरे गुरुदेव थे डॉक्टर जे.सी. जैन, जगदीश चंद्र जैन,
हिंदी के अध्यक्ष थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, गांधी मर्डर केस के पहले विटनेस थे। एक दिन पहले ही उन्होंने मुरार जी को बता दिया था कि कल गांधी जी मारे जाएंगे। तो मुरार जी उसका मजाक उड़ाते थे। रिकॉर्ड में लिखा सही है, तो कोई बंद लेकिन उनको सब विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे, हजारी प्रसाद जी के समकक्ष अपने को मानते थे, कि उनको पढ़ाना नहीं आता, इसलिए छात्र जगत में उनका सम्मान बहुत कम था। तो एक चीज़ मैंने देखी कि इनके प्रति विद्यार्थियों के जो भाव हैं, आदर भाव, वो सब बहुत महत्व के हैं। उसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ। कालिदास ने श्लोक लिखा है प्राध्यापक के बारे में कि लब्धास पदोस्मीति विवाद वीरो त्रिक्षमाणस्य परेण निंदा यस्यागम केवल जीविकाये तम ज्ञान पण्यम वणिजम वदंती। लब्धास्पद, मुझे सम्मान मिल गया इस डर से जो किसी से वाद विवाद न करे। लब्धास्पदोस्मीति विवाद वीरो, दूसरा कोई निंदा करे तो उसको पी जाए। और यस्यागम केवल जीविकाये, जिसकी पढ़ाई लिखाई का उपयोग केवल आजीविका के लिए हो, पैसे के लिए हो, तम ज्ञान पण्यम वणिजम वदंती। उस ज्ञान के व्यापारी को बनिया कहते हैं, उस ज्ञानी को बनिया कहते हैं। मैंने पाया कि ये चीज़ उमेश जी में नहीं है। मैंने कभी इनसे ट्यूशन के बारे में नहीं सुना, पैसा कमाने के बारे में नहीं सुना, सिर्फ पढ़ाई लिखाई इसी की चर्चा मुझसे करते रहे। दूसरा रूप इनका कवि का है, वो आप सब जानते ही हैं। देखिए, कवि बनना आसान नहीं है, बहुत कठिन। और ये आदमी धीरे धीरे अच्छा कवि कैसे बनता है? मेहनत करेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, तो बार बार लिखने में कोई बड़े महत्व की बात आ ही जाएगी। 10 कविता लिखेंगे तो 200 अच्छी हो ही जाएंगी। तो एक कवि के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के कवि पढ़ते नहीं, सिर्फ लिखते हैं। उनको क्या पता कि हमारा साहित्य कहाँ तक पहुँचा है, उसके आगे हम कैसे चलें, पुरानी रचनाएं हमारी कैसी रहीं, हमें कैसे नई चीज़ देनी चाहिए। ये सब पढ़ाई से आता है, फिर अभ्यास आता है। अभ्यास करते करते आज इनकी कविताएं कितनी मोहक होती हैं। गज़ल तो मैं समझता नहीं किरण, मैं गज़ल नहीं समझता, किधर से आती है किधर से जाती है, लेकिन गीत तो मैं समझ लेता हूँ थोड़ा बहुत अच्छे गीत लिखते हैं उमेश जी। और इनकी सामाजिकता तो पूछिए नहीं, कितने इनके परिचित हैं यही जाने, हम लोग नहीं बता सकते। पूरे देश में जब भी ऑनलाइन कवि सम्मेलन होता है, लाइन लग जाती है कवियों, और मैं परेशान रहता हूँ कि कब तक बैठा रहूँगा इसलिए मैं बहाना बना लेता हूँ मैं इस कवि सम्मेलन में नहीं आ सकता, तबीयत ठीक नहीं है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि शुक्ल जी का जीवन जो है आज की नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। क्या बात, इसका अनुकरण करना चाहिए। आज की पीढ़ी बहुत आलसी है, मिल गया तो बस जय सिया राम हो गया। आदमी में 2-3 गुण अवश्य होने चाहिए। एक महत्वाकांक्षा, बड़े बनने की आकांक्षा, मैं जो हूँ उससे बड़ा बनूंगा, जहाँ पहुँच गया फिर उससे बड़ा बनूंगा, फिर उससे बड़ा बनूंगा। जिस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा नहीं है वह व्यक्ति उसी जगह अलसाया पलसाया पड़ा रहेगा, लोग देखेंगे और चले जाएंगे। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ये महत्वाकांक्षा है। हम बड़े बने, ये आकांक्षा बिना इसके कुछ नहीं होता। तो शुक्ल जी को आप देखिए कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ हमारे यहाँ पार्ट टाइम थे, कहाँ फुल टाइम हुए, कहाँ फिर प्रोफेसर हुए, फिर वहाँ वाइस प्रिंसिपल हुए। ये महत्वाकांक्षा है। और दूसरी चीज़ है संघर्ष। आप में संघर्ष करने की शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते।
उसी आलसी की तरह बैठे रहेंगे जैसे दो आलसी थे, एक बगीचे में बैठे थे, पका आम गिरा, एक घुड़सवार आया, एक आलसी ने कहा भैया घुड़सवार ये देखो एक पका आम गिरा है, मेरे मुंह में डाल दो। घुड़सवार ने कहा यार कैसे आलसी हो, पका आम तुम्हारे हाथ के पास है, तुम मुंह में नहीं डाल सकते। तो दूसरा आलसी बोला अरे भैया ये इतना बड़ा आलसी है कि आज रात को एक कुत्ता रात भर मेरा मुंह चाटता रहा और इसे भगाया नहीं। तो ऐसे ही आदमी पड़ा रहता करना धरना नहीं है। तो ये है संघर्ष। संघर्ष जो है तीव्र तनकर खड़ा नहीं होता, रत्न पथ पर पड़ा नहीं होता, भाग्य की बात तो चढ़ावा है। तीव्र तनकर बच्चे कहे ऐसे नहीं होगा, तीव्र तनकर खड़ा नहीं होता, रत्न पथ पर पड़ा नहीं होता, भाग्य की बात तो चलावा है, बिना संघर्ष के कोई बड़ा नहीं। वाह क्या बात। तो शुक्र जी ने वो संघर्ष करने की कला है मित्रों, जिस कला से के कारण ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं। वाइस प्रिंसिपल बनना कोई आसान खेल नहीं है, और वाइस प्रिंसिपल हुए, प्रोफेसर हुए, तो इसके लिए मैंने बार बार बधाई देता हूँ। और एक बात और कहूँगा कि उत्तरदायित्व से भागना नहीं चाहिए। जब भी इन्हें उत्तरदायित्व मिला, और शायद मुझसे कभी बाई चांस बातचीत हुई, मैंने इनको यही कहा उत्तरदायित्व निभाओ, क्योंकि उत्तरदायित्व निभाने के कारण आदमी उत्तर देने योग्य बनता है। जब आप उत्तरदायित्व निभाएंगे तब आपको उत्तर देने की कला आएगी। वो कला किस बात की निशानी है? प्रौढ़ता की। मुझसे जब कभी कोई कुछ पूछ लेता है मैं घबरा जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे नहीं आता। क्यों? मैंने बहुत उत्तरदायित्व नहीं निभाए। तो ये उत्तरदायित्व निभाते हैं, उसमें निपुणता दिखाते हैं, सफल होते हैं। इसके लिए भी मैं उमेश जी को बधाई देता हूँ। आज ये सम्मान इनका वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए हुआ है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, बार बार बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि 1 साल के अंदर उमेश जी प्रिंसिपल बन करके दिखाएंगे और हम लोग फिर से इनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद।